नमस्कार दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज। जैसे कि हम हमारे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं, तो आज हम शुरू करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ब्रेक करके रीड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। आइदर साइड ऑफ द रोड का मतलब होता है बेटा रोड के दोनों तरफ। तो सबसे पहले हम एक रोड को अज्यूम करेंगे, इस तरीके की रोड होती है। इस रोड के दोनों तरफ अगर इक्वल हाइट के पोल हैं तो एक पोल इस साइड पर होगा और एक पोल इस साइड पर होगा, राइट। ठीक है। अब गड़बड़ ये है कि हमने बोर्ड पे तो रोड ऐसे बना दी, लेकिन एक्चुअल में रोड ऐसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, राइट। तो अज्यूम करिएगा कि ये जो रोड मैंने यहाँ बनाई है ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टल है, तो मैंने यहां से इसको मिटा दी, ठीक है, और ऐसी बना दी। ये जो मैंने लाइन बनाई है, दिस इज द विड्थ ऑफ द रोड, ठीक है। अब इस विड्थ के दोनों साइड पर इक्वल हाइट के पोल हैं, तो हमने पोल बना लिया। एक पोल बना लिया हमने AB और दूसरा पोल हमने यहां से बना लिया CD, ठीक है। और दोनों ही राइट एंगल हम अज्यूम करेंगे, क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं पोल्स हो या बिल्डिंग हो हमेशा वर्टिकली ही बनाई जाती हैं। तो ये हो गए हमारे पोल। आगे क्या लिखा है, विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब जो रोड की विड्थ है ये आपको 80 मीटर दी हुई है, ठीक है। आगे है, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब रोड के बीच में कहीं पॉइंट है। बीच का मतलब ये नहीं है कि मिड पॉइंट पर है। तो अगर सेंटर वर्ड यूज किया होता तो हम मिड पॉइंट लेते, लेकिन यहाँ पर सेंटर नहीं बोला है, तो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। हमने यहां पर ले लिया एक पॉइंट P। इस पॉइंट P से जो दोनों पोल के एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, मतलब टॉप ऑफ द पोल के, वो 30 डिग्री और 60 डिग्री दिए हुए हैं। तो एक हमने P से यहां पे एंगल बनाया और एक P से हमने यहां पर एंगल बनाया, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान देना, मेरे पास एक रोड है और एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहां से जब मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा है इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, तो कुछ एंगल था थीटा। फिर जब मैं थोड़ा पास आ गया बिल्डिंग के, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाएगा डेफिनेटली। मान लेते हैं ये एंगल है फाई, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब एंगल कैसे मूव होता है ये समझना। जैसे जैसे हम बिल्डिंग के पास आते जाएंगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। यहां पर आएंगे तो और एंगल बढ़ जाएगा, और बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे से अगर देखते तो 90 डिग्री हो जाता है ना। तो इतना ध्यान रखना, अगर इस बिल्डिंग से डिस्टेंस कम है तो एंगल ज्यादा होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम एंगल होगा। तो यहां से देखना, P जो डिस्टेंस है वो पॉइंट D से ज्यादा है और B से कम है, तो जो डिस्टेंस ज्यादा होता है उसका एंगल कम होता है। डिस्टेंस ज्यादा मतलब एंगल कम, तो बेटा यहां पर हम कम वाला एंगल लिखेंगे 30 डिग्री, और यहां पर हम ज्यादा वाला एंगल लिखेंगे। ये बन गया हमारा डायग्राम। इसके बाद जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, हमें दो राइट ट्रायंगल्स देखना होता है, उसके बाद हम उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं मेरे पास जो दो राइट ट्रायंगल्स हैं, वो हैं ट्रायंगल ABP और दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास CDP, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दोनों पोल्स की हाइट निकालना है। तो दोनों पोल क्योंकि सेम हाइट के हैं, तो हमने दोनों पोल की हाइट को h ले लिया, ठीक है। दूसरी चीज हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम दी बोथ ऑफ दी पोल्स, मतलब इस पॉइंट P का डिस्टेंस निकालना है B से, मतलब BP, और D से मतलब DP। हमें BP और DP भी निकालनी है। तो चार चीजें क्या निकालनी है, हाइट, हमने दोनों की हाइट को h ले लिया है। इसके बाद आपको BP निकालना है और DP भी निकालना है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर BP प्लस DP हमें 80 दिया हुआ है। क्या दिया है, BP प्लस DP इज इक्वल टू 80 मीटर दिया हुआ, राइट। अब अगर मैं BP को x मान लूं तो ये हो जाएगा x प्लस DP इज इक्वल टू 80,
और dp जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, मतलब अगर मैंने x कैलकुलेट कर लिया तो मेरी bp भी आ जाएगी और dp भी आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या कैलकुलेट करना है, x कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहां पर हम लिख लेते हैं dp इज इक्वल टू 80 माइनस x। ठीक है, अब हम इन दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। ये वाला एंगल 60 डिग्री का है और ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। अब tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बीपी हमने x लिया है और डीपी हमने 80 माइनस x लिया है। ठीक है, तो tan 60 हो जाएगा h अपॉन x, 60 की वैल्यू होती है √3 h अपॉन x, तो यहां से मिल गया h इज इक्वल टू x √3, या फिर आप √3x भी लिख सकते हैं, √3x। इसको फिलहाल हम इक्वेशन नंबर 1 कह के यहीं पे छोड़ देंगे। दूसरे वाले ट्राइंगल में हम लगाएंगे tan 30, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज h एंड बेस इज 80 माइनस x। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस x इज इक्वल टू h √3 मिल गया हमें। ठीक है, अब h की जगह पर आप √3x रख सकते हो, तो h की जगह पे हमने रखा √3x इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x। √3 इंटू √3 विल गिव यू 3, तो दिस इज 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x। माइनस x उधर जाके प्लस x हो जाएगा, तो दिस विल गिव यू 4x इज इक्वल टू 80 और x की वैल्यू आ जाएगी 80 अपॉन 4 दैट इज 20। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 20 √3 इज इक्वल टू h। मतलब हाइट ऑफ द पोल इज 20 √3 मीटर एंड bp इज 20 मीटर। ठीक है, अगर bp 20 मीटर है तो यहां से हमें dp क्या मिलेगी, 80 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। तो जो डिस्टेंस हमें चाहिए थे वो हमें सारे के सारे मिल चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बेटा सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको डायग्राम पहले से ही दिया हुआ है। अगर डायग्राम दिया हुआ है तो आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो डायग्राम बनाने में लगती है, राइट। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल। कैनल का मतलब क्या होता है बेटा, एक आप ये मान के चलो एक नदी है, उसके दोनों साइड को हम बैंक बोलते हैं। ठीक है, अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, मतलब यहाँ पर एक कैनल थी, इस कैनल को हमने BC नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये जो पॉइंट C और B हैं ये दोनों कैनल के ऑपोजिट साइड पे हैं। ठीक है, तो एक साइड पर हमारा टावर बना हुआ है AB और दूसरा जो पॉइंट है पॉइंट C, वहां से लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, राइट। यहां से 60 डिग्री हमें मिला हुआ है एंड लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब C से 20 मीटर दूर जाके एक पॉइंट है, वहां से टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है। मतलब डायग्राम बिल्कुल क्लियर है, हमें हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनल निकालनी है। हाइट को हमने h बोल दिया और विड्थ को हमने x बोल दिया। फिर से हमें दो राइट ट्राइंगल्स देखने हैं, हमें दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, इसमें हमारे पास बेस x है और परपेंडिकुलर h है और एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो भैया इसमें एंगल के अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तो पहले हम दूसरा वाला ट्राइंगल भी देख लेते हैं, उसमें हमारे पास क्या है। दूसरा वाला ट्राइंगल ये देखो, फिलहाल के लिए मैं इसे रब कर दूं अगर, तो ये है मेरे पास दूसरा वाला ट्राइंगल। इसमें मेरे पास परपेंडिकुलर ये है h और बेस है x प्लस 20। अगर हम यहाँ पे tan 30 लगाएं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे, बेस क्या है बेटा x प्लस 20 है, राइट। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 20 यहां चला जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर √3h आ जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ दें। अब वापस इस ट्रायंगल पे आ जाते हैं। हमें देखना पड़ता है कि हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें क्या चीज चाहिए है। यहां पर अगर हम tan 60 लगाते तो हमें मिलता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 की वैल्यू पुट करते √3 इज इक्वल टू h अपॉन x।
यहां से आपको मिल जाता h इज इक्वल टू √3x, x को हम यहां पे ले गए, ठीक है। अब h की जगह पर मैं √3x रख सकता हूं, इस h की जगह पर हम √3x रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां देखना x प्लस 20 इज इक्वल टू √3 इंटू h की जगह हम रखेंगे √3x, ठीक है। तो दिस विल गिव यू x प्लस 20 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 होता है 3, तो बेटा 3x प्लस x इधर जाएगा तो 3x माइनस x हो जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 20। यहां से आपको मिल गया x इज इक्वल टू 10, आपको x मिल गया है 10। अब आपको h निकालना है, तो हमें क्या पता था इस वाली इक्वेशन में, देखो h जो था वो √3x था, x की जगह पर आप 10 रखोगे तो h हो जाएगा √3 इंटू 10, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 10√3। तो आपको हाइट मिल गई है 10√3 मीटर की, और जो बेस है मतलब जो कैनल की विड्थ है x जो हमने ली थी वो आपको मिल गई है 10 मीटर की। दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम एक 7 मीटर की बिल्डिंग बना लेते हैं, ये हमने बेस बनाया और यहां से हमने 7 मीटर की बिल्डिंग बना ली, 7 मीटर, ठीक है। तो जो बिल्डिंग है इसको हम ए बी बोल देते हैं 7 मीटर की। आगे लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर। अब इसमें बेटा ध्यान देना, बोल रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग मतलब बेटा पॉइंट ए है, ठीक है। अब आगे लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर। अगर इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दूसरे पॉइंट का, तो सीधी सी बात है जो दूसरा पॉइंट है वो इस पॉइंट के ऊपर होगा, मतलब जो केबल टावर बनेगा बेटा, हम यहां पर एक केबल टावर बनाएंगे वो इसके ऊपर जाएगा, राइट। तो मैंने सीडी को केबल टावर बोल दिया, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ए से सी पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और पहले भी हमने बात करी थी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, याद करो पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट। तो ए से हम एक हॉरिजॉन्टल बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है, और लाइन ऑफ साइट क्या होती है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को जो लाइन ज्वाइन करती है, मतलब ए से सी को जो लाइन ज्वाइन करती है। तो ये जो एंगल बनेगा ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम ई बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, मतलब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री है, क्लियर है, ठीक। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट इज 45 डिग्री। पहला क्वेश्चन है जो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला कर रहे हैं, हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी देखा था एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हमने पहले से बना रखी है AE, और लाइन ऑफ साइट क्या होती है, यहां से देख रहे हैं तो ये ऑब्जर्वर कहलाया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया इस केस में, फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर क्या था, अगर CD टावर है तो फुट है D, यहां से हमने D को ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गई मेरी लाइन ऑफ साइट इन केस ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जो मेरा एंगल बनेगा वो यहां बनेगा, कितना, 45 डिग्री का। क्लियर हो गया, कुछ दिया है क्या इसके अलावा, हाँ स्टार्टिंग में दिया था फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये 7 मीटर हमने लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। हमें निकालना है हाइट ऑफ द केबल टावर, मतलब टावर की हाइट बेटा CD है, आपको CD फाइंड करनी है। अब ध्यान देना CD जो है वो CE प्लस DE है, राइट, और जो DE होगी बेटा, क्योंकि यहाँ पर एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये वाली जो लेंथ थी मेरी AB वो DE के बराबर होगी, तो DE तो मेरे पास 7 ऑलरेडी आ चुकी है, अगर मैंने CE निकाल ली तो मेरी CD की लेंथ आ जाएगी। तो बेसिकली हमें CE कैलकुलेट करने पे फोकस करना है। अब यहाँ पर हम हमारे दो राइट ट्रायंगल्स ढूंढेंगे, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल होगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। मुझे दो ट्रायंगल कौन से दिख रहे हैं वो मैं यहाँ बना लेता हूं। मेरे पास है AEC एक राइट ट्रायंगल, और दूसरा राइट ट्रायंगल अगर मैं यहां से बना दूं तो मुझे मिलेगा AED। अब क्या क्या गिवन था एक बार देख लें। ED जो था वो AB के बराबर था, तो यहां हमने लिख दिया 7, ये एंगल 45 डिग्री का था और ये एंगल 60 डिग्री का था,
और हमें निकालना है सीई, तो मैंने सीई को एच कंसिडर कर लिया, ठीक है, और एई दोनों में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन सॉल्व करते हैं। अब पहले वाले ट्राइंगल में देखो हमें क्या दिया हुआ है, मतलब हमें क्या निकालना है, सी निकालना है, मतलब ट्राइंगल के परपेंडिकुलर की बात हो रही है, और एई जो है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो शायद हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, और एई जो है वो बेस है, तो बेटा बेस और परपेंडिकुलर होता है tan थीटा में, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 60, तो हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वाज h एंड बेस वाज ae। tan 60 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं √3 और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ae √3 इज इक्वल टू h आ गया, ठीक है। या फिर यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं ae की जो वैल्यू है वो h अपॉन √3 है, इसको आप रैशनलाइज कर लीजिएगा, तो यहां से आपको h √3 अपॉन 3 मिल जाएगा, ठीक है। रैशनलाइज मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन में हम रैशनलाइज करना सीख चुके हैं। इस वाले ट्राइंगल में अगर हम लगाएं tan 45, तो यहां पर हमें मिलेगा tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 7 और बेस मतलब ae, तो यहां पर हमने लिख दिया ae। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहां पर हमने रखा 1, ae को हम इधर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा ae इज इक्वल टू 7, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब इस ae की वैल्यू उठाकर अगर हम यहां पे रख दें तो हमें क्या मिलेगा देखना, हमें यहां से मिला था ae इज इक्वल टू h √3 अपॉन 3, और ae की वैल्यू अगर हम 7 रख दें तो यहां से हमें मिल जाएगा 7 इज इक्वल टू h √3 अपॉन 3, 3 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इज इक्वल टू h √3 आएगा, और 21 अपॉन √3 इज इक्वल टू h आ जाएगा। फिर से रैशनलाइज करेंगे तो 21 √3 अपॉन √3 इंटू √3 हो जाएगा, दिस इज 21 √3 अपॉन 3, 3 से कटा तो आपकी h की वैल्यू आ गई 7 √3। क्लियर है। अब हुआ क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको थोड़ा इजी तरीके से सॉल्व कर सकते थे, मैं फिर से बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहां पर हमने लिखा था h अपॉन ae इज इक्वल टू √3, तो हम कुछ नहीं करते, यहां पे ऐसे ही छोड़ देते, क्या करते, ae को यहां पर ले जाते, ae √3 इज इक्वल टू h, यहां पर हम छोड़ देते, यहां रैशनलाइज नहीं करते, ठीक है। अगर हम यहां रैशनलाइज नहीं करते और फिर इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते तो देखना, यहां पे मुझे मिलता tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि 7 है अपॉन बेस मतलब ae, ठीक है। tan 45 की जगह पर हम 1 रखते तो ae यहां पे चला जाता, तो हमें यहां से मिल जाती ae की वैल्यू 7। अब ये वैल्यू उठा के अगर हम यहां रख देते तो हमें डायरेक्ट मिल जाता h इज इक्वल टू 7 √3। ये क्या होता है बेटा, हमें प्रैक्टिस से पता चलता है कि हम क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पहले जल्दबाजी कर दी थी रैशनलाइजेशन करने में, तो हमें 2 बार रैशनलाइज करना पड़ा, ठीक है ना। तो इसको आप भूल जाओ, ये बड़ा वाला मेथड आप मत अप्लाई करना, हमने बिना रैशनलाइज करे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना देख लिया है। अगर डाउट हो तो एक बार फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले दोनों ट्राइंगल बनाए थे, पहले वाले ट्राइंगल में tan 60 लगाया तो tan 60 इज इक्वल टू हमें मिला h अपॉन ae, tan 60 की वैल्यू रखी √3 इज इक्वल टू h अपॉन ae, यहां से हमने ae को यहां ले गए तो h इज इक्वल टू ae √3 आ गया, यहां पर हमने इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ दिया, ठीक है। दूसरे वाले ट्राइंगल में tan 45 इज इक्वल टू 7 अपॉन ae लगाया, 45 होता है 1, तो यहां पे से हमें मिला ae इज इक्वल टू 7, ae की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, डायरेक्ट हमें h की वैल्यू मिल गई, मतलब ce की वैल्यू मिल गई, ce की वैल्यू मिल जाएगी, तो जो cd होगा बेटा वो हो जाएगा 7 √3 प्लस 7, तो यहां से 7 कॉमन ले लेंगे तो 7 इंटू √3 प्लस 1 आएगा, यही आपका आंसर है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। अब लाइट हाउस की बात हो रही है, मतलब ये सी लेवल की बात हो रही है। अभी तक हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे वो ग्राउंड लेवल पे कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन सी लेवल का है, कोई दिक्कत नहीं होती। पहले हम रोड लेवल को हॉरिजॉन्टल कंसीडर करते थे, अब हम सी लेवल को हॉरिजॉन्टल कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इसमें लिखा है 75 मीटर हाई लाइट हाउस, तो सबसे पहले हम
यहाँ पर एक सी लेवल बना लेंगे और एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस बना लेंगे। तो ये जो है मेरा लाइट हाउस हो गया, इसकी हाइट जो है वो 75 मीटर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 75 मीटर। AB इज द लाइट हाउस, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे लिखा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, मतलब यहां से कोई चीज ऑब्जर्व की जा रही है, मतलब ये जो पॉइंट हो जाएगा ये मेरा ऑब्जर्वर कंसिडर किया जाएगा। आगे लिखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये देख लो टू शिप्स हैं, तो बेटा टू शिप्स या तो दोनों यहाँ हो सकती हैं या दोनों यहाँ हो सकती हैं, दोनों मतलब एक इधर एक उधर हो सकती है, ऑपोजिट साइड भी हो सकती है। तो हम देख लें कहां पर है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, मतलब एक ही साइड पर है, तो हम दोनों शिप को यहां पर कंसिडर कर लेते हैं। मेरी P और Q जो है मैंने शिप कंसिडर कर ली है। अब इनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया है। अब ध्यान देना बेटा, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने देखा था एंगल ऑफ डिप्रेशन की डेफिनेशन होती है एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट, और क्योंकि ये ऑब्जर्वर है तो लाइन ऑफ साइट क्या होगी, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की लाइन। तो ऑब्जेक्ट मेरे लिए दोनों शिप्स हैं, तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो ये दोनों हो गई मेरे लिए लाइन ऑफ साइट। लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं है इस पॉइंट पे कुछ भी, तो हॉरिजॉन्टल बेटा मुझे बनानी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल में यहां से एक लाइन बनाऊंगा पैरेलल टू ये BQ, सी लेवल के पैरेलल। तो जो मेरे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे वो यहां पर बनेंगे, ठीक है। तो 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया है, तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा और ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, दोनों एंगल्स यहां पर बना लेते हैं, जो कि गलत होता है, ठीक है। हमें क्या करना होगा, एंगल्स यहां पर लेने होंगे और फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाले फंडे से इस एंगल को और इस एंगल को 30 और 45 लेना पड़ेगा। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर अगर नहीं पता हो तो एक बार बता देता हूं, जब कोई दो लाइन पैरेलल होती थी, ट्रांसवर्सल उसको कट करती थी, तो बेटा यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाता था, और इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस ये एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो बेटा क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे 30 डिग्री, और ये 45 था तो ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा। ये हमें क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इनको 30 और 45 ले सकते हैं, डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना और इन गलतियों को रिपीट नहीं करना। अब हम देख लेते हैं हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। हमें इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब PQ निकालना है, उसको मैंने x कंसिडर कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड x। अब हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी हम दो राइट ट्रायंगल्स ढूंढेंगे। ABP और ABQ दो राइट ट्रायंगल्स हैं मेरे पास, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। AB जो है वो लाइट हाउस है, उसकी हाइट आपको 75 मीटर दी हुई है, तो यहाँ पे हमने 75 लिख दिया। ये वाला एंगल 45 डिग्री है और यहाँ वाला एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। आपको x निकालना है, तो BP आपको नहीं पता, ठीक है, और BQ भी आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए मैं BP को y ले रहा हूं, तो दिस विल बी y एंड BQ जो है वो आपका x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। अब हम लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो वही tan थीटा लगाना पड़ेगा। tan 45 लगाएंगे, होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। ये परपेंडिकुलर है तो मैंने 75 लिखा है, ये बेस है तो मैंने y लिख दिया, ठीक है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, दिस इज इक्वल टू 75 अपॉन y। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 75। क्लियर। इस वाले ट्रायंगल में हम लगाएंगे tan 30, तो आपको मिलेगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 75 है और बेस है बेटा आपका x प्लस y, तो मैंने x प्लस y लिख दिया। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको मिलेगा x प्लस y इज इक्वल टू 75 √3। यहां से y की वैल्यू 75 रख दो, तो x प्लस 75 इज इक्वल टू 75 √3।
75 उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 75, और यहां से आपको 75 कॉमन लेना है तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 75 इंटू रूट 3 माइनस 1. सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन योर शिप्स. अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. सबसे पहले वही क्वेश्चन को हमें ब्रेक करके पढ़ना है. इसमें लिखा है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, मतलब एक गर्ल थी 1.2 मीटर टॉल थी. डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया होता है तो आपकी चांदी हो जाती है. ठीक है, जो गर्ल है उसको मैंने नाम दे दिया ए बी. ठीक है, नाम एज इन उसकी जो हाइट है उसको मैंने ए बी कंसिडर कर लिया है. ठीक है, तो वो 1.2 मीटर की है. इसमें लिखा है इट स्पॉट्स अ बलून. एक बलून उसने स्पॉट करा है. ये जो ब्लैक डॉट है ये बलून है आपके. ठीक है, अब ये जो बलून है ये हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव हो रहा है. मतलब पहले बलून इस वाले पॉइंट पे था और सेम हॉरिजॉन्टल में मूव करते करते थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंच गया है. आगे लिखा है इट इज एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर. मतलब जो बलून की हाइट है ग्राउंड से वो 88.2 मीटर है. तो बेटा ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो 88.2 मीटर की है. ठीक है, अब इसमें से जो गर्ल है उसकी हाइट 1.2 है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो वो गर्ल की आई से बन रहा है, तो गर्ल की हाइट के ऊपर से बन रहा है. ठीक है, तो 88.2 में से आप 1.2 माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 87. तो ये वाली जो हाइट है वो 87 हो जाएगी. तो उसमें लिखा है इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 60 डिग्री का बन रहा है. मतलब ये जो है यहां पर जब बलून था तो इस वाले पॉइंट से जब एंगल ऑफ एलिवेशन बना तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना है ना, और ये हॉरिजॉन्टल है तो ये जो एंगल बना है ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है. अब इसमें लिखा है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री. अब एंगल ऑफ एलिवेशन कम कब होगा? जब डिस्टेंस आगे बढ़ेगा. मतलब जितना डिस्टेंस ज्यादा होता है उतना एंगल कम होता है. तो ये जो जब डिस्टेंस बढ़ा तो एंगल कम हुआ. तो हो ये रहा है कि बलून पहले इस पॉइंट पे था तब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, और जब बलून इस पॉइंट पे पहुंच गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया है. हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून क्या है बेटा? ये वाला डिस्टेंस है ना. अब ये वाला डिस्टेंस हमारा कैसे निकलेगा? अगर हम ये वाला डिस्टेंस निकाल लें या ये वाला डिस्टेंस निकाल लें, बात एक ही होती है. अब इस डायग्राम को एक बार फिर से मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना. ठीक है, ये था हमारा एक हॉरिजॉन्टल और यहाँ पर हमारे पास एक गर्ल थी 1.2 मीटर लंबी. ठीक है, अब एक बलून उसने स्पॉट करा यहाँ पर. उस बलून की हाइट आपको दी हुई है टोटल 88.2 मीटर की. ठीक है ना. अब यहां से गर्ल की आई से जब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है? हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में. तो ये आ गया बेटा आपका 60 डिग्री दिया हुआ था. ठीक है, आफ्टर सम टाइम ये जो बलून है ये मूव होके किसी दूसरे पॉइंट पे चला गया. अब जब ये बलून दूसरे पॉइंट पे गया था तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री बन रहा है. मतलब इसी पॉइंट से जब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में ये. तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है. ठीक, आपको क्या निकालना है? ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला. तो ये डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू यहाँ वाला डिस्टेंस है ना. अब देखना, टोटल हाइट आपको 88.2 मीटर दी है अगर, और इसमें से आपको ये वाली हाइट चाहिए. इसको हम नाम दे देते हैं ए बी. हमारी गर्ल थी, बलून आया था CD हाइट पे, फिर आ गया EF वाली हाइट पे. ठीक है, इसको हमने पॉइंट को नाम दे दिया P और Q. नाम देना इसलिए जरूरी है ताकि हमें ट्रायंगल्स बनाने में आसानी हो. ठीक है ना. अब अगर आपके पास EF जो थी वो 88.2 थी और आपको EQ निकालना है तो 88.2 में से आप 1.2 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 87. तो आपको जो EQ मिली है वो 87 मिली. ठीक है ना. अब आपको क्या ध्यान देना है? देखना, इस चीज की मुझे अब जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि कैलकुलेशन में मुझे इसका काम ही नहीं आना. देख लेंगे अभी कैसे ऐसा होने वाला है. हमारा ये जो पॉइंट था वो था P. हमें निकालना है CE का डिस्टेंस जो कि आपके PQ के बराबर होगा. तो इसको हमने X कंसिडर कर लिया फिलहाल के लिए. हाइट आपके पास ये 87 है तो CP भी 87 होगी बेटा. क्योंकि ये पैरेलल लाइंस होती है ना तो ये रेक्टेंगल बनाते हैं, इसलिए हम पैरेलल डिस्टेंसेस को इक्वल ले लेते हैं. ठीक, अब दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे. कौन से दो ट्रायंगल बन रहे हैं वो भी मैं बता देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है. सिंपली दिख रहे हैं अब ये दोनों ट्रायंगल. यहाँ पर बना दिया हमने एक ट्रायंगल
ए पी सी और यहाँ पर हमने बना दिया दूसरा ट्राइंगल, ये है आपका ई क्यू ए, ठीक है ना। ये दो राइट ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों राइट एंगल्स हो जाएंगे और यहाँ पर जो बड़ा वाला एंगल था वो 60 डिग्री था और जो छोटा वाला एंगल था वो 30 डिग्री था। ये 87 था, ये भी 87 था। अगर आपने इसको x ले लिया और AP को y ले लिया तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ चुके हैं, इनमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। मेन काम होता है डायग्राम बनाना। अगर डायग्राम बन गया है तो कैलकुलेशन तो आई नो कि बहुत आसानी से आप लोग कर लेते हैं। इस वाले ट्राइंगल में हम tan 60 लगा रहे हैं तो tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब 87 अपॉन बेस मतलब y, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन y। यहां से आ गया y √3 इज इक्वल टू 87। फिलहाल हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ देंगे। अब दूसरे वाले ट्राइंगल में लगा लेते हैं tan 30, तो tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब 87 अपॉन बेस मतलब x प्लस वाई। यहाँ पे 1/√3 रखेंगे हम इज इक्वल टू 87 अपॉन एक्स प्लस वाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3। इस √3 को यहाँ ले गए। y की वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते लेकिन हम यहां से निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू 87√3 माइनस एक्स। क्लियर। अब ये जो y की वैल्यू आई है 87√3 माइनस एक्स, अगर वो मैं इक्वेशन 1 में पुट करूं तो देखना क्या होगा। y की जगह हमने रखा 87√3 माइनस एक्स इंटू √3 इज इक्वल टू 87, ठीक है। अब ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 87√3 इंटू √3 मतलब 87 इंटू 3 कितना हो जाता है 261 हो जाता है, तो हो जाएगा 261 माइनस √3x इज इक्वल टू 87। तो 261 इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस √3x इज इक्वल टू 87 माइनस 261 मतलब माइनस √3x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 174 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 174 अपॉन √3। इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इस x की वैल्यू को हमें यहां पर पुट करना है, यहां पर पुट करोगे तो आपकी y की वैल्यू भी आ जाएगी। हमें निकालना क्या था, हमें y निकालना ही नहीं था, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। एंड x इज द डिस्टेंस द बलून हैज मूव्ड, मतलब हमें सिर्फ x निकालना था। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में लिखा है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। स्ट्रेट हाईवे का क्या मतलब है, एक हाईवे होगा विच लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब जो एक टावर के फुट की तरफ जा रहा है। अगर मान लेते हैं ये फुट ऑफ द टावर है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक टावर होगा, तो हमने ये टावर बना दिया और इसको हमने नाम दे दिया AB, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, मतलब एक आदमी खड़ा है इस टावर के टॉप पे और वो एक कार को देख रहा है। हमने मान लिया पॉइंट A पर एक आदमी है और एक कार है यहाँ पर पॉइंट C पर। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व्ड बाय द मैन इज 30 डिग्री। डिप्रेशन बन रहा है तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक हॉरिजॉन्टल हमें बनानी पड़ती है, तो हॉरिजॉन्टल हमने यहां से बना दी। हॉरिजॉन्टल इज द लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड। अब क्योंकि पॉइंट ए पर आदमी बैठा है तो हमने पॉइंट ए को ऑब्जर्वर कंसिडर कर लिया और ही इज लुकिंग एट द कार, तो हमारी जो कार है वो ऑब्जेक्ट हो गई। तो जो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को लाइन ज्वाइन करती है वो लाइन ऑफ साइट कहलाती है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो इधर पर बनेगा, तो हमने इस एंगल को 30 डिग्री बना दिया, राइट। अब हमें ये भी पता है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यहां से हम इस एंगल को 30 डिग्री लिख सकते हैं। आगे लिखा है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब ये जो कार है ये टावर की तरफ मूव कर रही है एट यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60, मतलब 6 सेकेंड बाद कार क्योंकि इधर जा रही है तो कहीं ना कहीं इधर पे ही पहुंचेगी। हमने मान लिया इस पॉइंट को D, मतलब
6 सेकंड बाद कार डी पर पहुंची है, 6 सेकंड लेटर, है ना, मतलब यहां से यहां तक जाने में उसे 6 सेकंड लग रहे हैं। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो बनेगा इस पॉइंट ए और इस पॉइंट डी के बीच में। तो हमने ए से डी को ज्वाइन कर दिया और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर बनता है, जैसे हमने पहले भी देखा है, ये एंगल 60 डिग्री बना। अब जैसे हमने पहला वाला एंगल देखा था, सिमिलरली ये वाला एंगल भी हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर मिल जाएंगे। तो हमें ये वाला एंगल 60 डिग्री मिल गया। ये एंगल हमें इसलिए इक्वल लेना पड़ रहा है क्योंकि जब हम ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो हमें ट्राइंगल में एक एंगल चाहिए होता है। अगर हमें यहाँ पे एंगल नहीं मिलेगा तो हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से हम ट्राइंगल के एंगल को निकाल लेते हैं। क्लियर है ना? अब हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं और आगे हम देख लेते हैं हमें क्या पूछा गया है। आगे लिखा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टायर फ्रॉम दैट पॉइंट। मतलब पॉइंट बी तक हमारी कार आ चुकी थी, डी से लेके फुट ऑफ द टायर मतलब बी तक, डी से बी तक जाने में कार को कितना टाइम लगेगा। अब एक बात नोट करने वाली है कि इस क्वेश्चन में हमसे टाइम पूछा है, ना कि डिस्टेंस। अभी तक हर क्वेश्चन में हम डिस्टेंस निकालते आए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें टाइम निकालना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमें स्पीड और डिस्टेंस पता है तो टाइम निकल जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कार की स्पीड भी नहीं पता, तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम स्पीड ऑफ द कार को x अज्यूम करके चलेंगे। अब देखते हैं इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक है पॉइंट C से D तक कार जा रही है, फिर बाद में D से B तक जाएगी। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द कार बी x। तो यहाँ पर जो स्पीड है कार की वो x किलोमीटर पर आवर है और जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कार वो CD ट्रेवल कर रही है और टाइम हमें दिया हुआ है 6 सेकेंड, राइट। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा सकते हैं। मतलब डिस्टेंस जो है वो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस है CD इज इक्वल टू स्पीड आपकी x है और टाइम आपका 6 है, तो आपको यहाँ से CD मिल जाएगा 6x। मतलब ये जो हमारा डिस्टेंस था CD, इसे हम 6x बोल सकते हैं। क्लियर है इतना? अब हमें निकालना है B से D तक का टाइम, मतलब D से B तक जाने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन जब तक हमें डिस्टेंस नहीं पता होगा हम टाइम नहीं निकाल सकते। तो हमारी पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है टू फाइंड द डिस्टेंस DB। क्लियर है? अब हम ट्राइंगल में रेशियोज लगाते हैं, जैसे कि हम पहले लगाते थे। हमने बड़े वाले ट्राइंगल में tan थीटा लगाया, बड़ा मतलब ABC, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू 30 है, तो यहां से हमें मिलेगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AB और बेस मतलब है BC। ठीक है, अब BC जो है इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं BD प्लस CD में, BD प्लस CD में। ठीक है, BD को मैं फिलहाल के लिए y अज्यूम कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा y प्लस 6x। हमने यहाँ पे y प्लस 6x लिख दिया। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, दिस विल गिव यू AB अपॉन y प्लस 6x। ठीक है, अब दूसरे वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के देख लेते हैं। यहां से हमें मिलेगा tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AB अपॉन बेस। यहां पर जो बेस है वो है y, राइट। अब tan 60 की वैल्यू होती है रूट 3 और y को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा रूट 3y इज इक्वल टू AB। मतलब हमें AB की वैल्यू मिल गई है रूट 3y। अब हम क्या करेंगे, इस AB की वैल्यू को उठाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। देख लेते हैं, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू AB की जगह पर हम रख रहे हैं रूट 3y और नीचे लिख दिया y प्लस 6x। इस रूट 3 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 विल गिव मी 3y और इधर इसको जब हम ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलेगा y प्लस 6x। तो यहां से हमें मिल गया 6x इज इक्वल टू 3y माइनस y, मतलब 6x इज इक्वल टू 2y, मतलब y की वैल्यू हमें मिल गई 3x। ठीक है, y की वैल्यू जो 3x है, इसका मतलब ये है जो हमारा db वाला डिस्टेंस था वो y था, मतलब हमें मिल चुका है कि ये डिस्टेंस 3x के बराबर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना हम क्या करने वाले हैं। D से लेकर B तक जब कार मूव हुई, मतलब फ्रॉम पॉइंट D टू B,
तो कार की स्पीड तो बेटा चेंज नहीं होगी, स्पीड हमने s अज्यूम करी हुई थी, और डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा है dv हमने अभी निकाला 3x, और हमें निकालना है टाइम, राइट। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से हमें मिल सकता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा जो टाइम है वो आ जाएगा डिस्टेंस 3x, और स्पीड हमने अज्यूम करी थी x, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन x, मतलब हमारा टाइम आ चुका है बेटा 3 सेकेंड्स, राइट। तो इस तरीके से हम टाइम भी बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 16। देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। मतलब एक टावर है, और डेफिनेटली टावर जो है तो ग्राउंड पे ही होगा। हमने इस टावर को बना लिया ए बी, एंड फ्रॉम, अब लिखा है इसमें द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अब जो बेस है इसमें 2 पॉइंट्स है बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को हम P और Q मान लेते हैं फिलहाल के लिए। ये जो 2 पॉइंट्स हैं, दीज आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। मतलब बेस से एक पॉइंट 4 मीटर का है और बेस से ही दूसरा पॉइंट 9 मीटर का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, इस डिस्टेंस को कई बच्चे 4 ले लेते हैं और इस वाले डिस्टेंस को 9 लेते हैं। तो जो डिस्टेंस है क्वेश्चन में बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है, डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो बेस ऑफ द टावर से दिया है, मतलब फ्रॉम पॉइंट बी से दिया है। तो ये वाला डिस्टेंस 4 हो गया और हमारा जो बीपी है वो 9 हो गया है, ठीक है। अब ये जो दो एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं, दीज एंगल ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है, इन दोनों एंगल्स की बात हो रही है। और क्वेश्चन में लिखा है ये दोनों एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोग को आई होप पता होगा, और नहीं पता है तो बता देता हूं। अगर दो एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 2 कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इनका जो सम है वो 90 डिग्री होगा। क्लियर, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब। द एंगल्स whose sum is 90 degree are called complementary angles and the angles whose sum is 180 degree are called supplementary angles। अब दिक्कत वाली बात यह है कि हमें दोनों में से एक भी एंगल नहीं पता। अगर एक एंगल पता होता तो हम यहां से दूसरा एंगल भी निकाल सकते थे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम एक एंगल को थीटा ले लेते हैं। अगर एक थीटा है, मतलब एंगल 1 अगर थीटा होता तो एंगल 2 कितना होता। यहाँ पे हमने रखा थीटा प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां से एंगल 2 आ जाता 90 माइनस थीटा। मतलब अगर एक एंगल थीटा है कॉम्प्लीमेंट्री में से तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होता है। तो इस एंगल को हमने 90 माइनस थीटा लिख दिया। इतना क्लियर हुआ। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में निकालना क्या है वो देख लें। लिखा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। मतलब हमें पहले से ही दी हुई है कि हाइट इसकी जो है टावर की वो 6 मीटर है। हमें प्रूव करनी है कि ये 6 मीटर कैसे है। तो हम इसकी हाइट h कंसिडर कर लेते हैं। हमें बहुत इजीली दो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, ट्राइंगल ABQ और ABP। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABQ tan थीटा। थीटा की जगह पर यहाँ पे क्या लिखा है 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा, बेटा यहाँ पे जो एंगल होता है ना वही एंगल हम यहाँ लिखते हैं। थीटा होता तो थीटा लिखते हैं, 60 डिग्री होता है तो 60 लिखते हैं। यहाँ पे 90 माइनस थीटा है इसलिए हम यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा ही लिख रहे हैं। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AB और बेस मतलब कि बेटा 4, राइट। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4। अब जब हमने ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ा था तब हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी पढ़े थे। हमें पता है कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है। और अगर बेटा ये चीज नहीं पता, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर प्लीज पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो ये चैप्टर पढ़ना व्यर्थ है। आपका भी टाइम बर्बाद होगा और मेरी यहाँ पे जो मेहनत है बेटा वो भी बर्बाद होगी। तो प्लीज गो वॉच दैट वीडियो एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा। यहां से हमने लिखा cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4। अब दूसरा जो ट्राइंगल है बेटा इन ट्राइंगल ABP, इसमें भी अगर हम tan थीटा लगा दें तो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर h है और बेस 9 है, तो यहां से हमें मिला tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 9।
अब इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखना cot थीटा को मल्टीप्लाई करा tan थीटा से, दिस विल गिव यू h/4 इंटू h/9। अब cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है, ये भी हम हमारे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। और अगर नहीं पता है और रेसिप्रोकल पता है तो मैं वैसे भी बता देता हूं, जो cot थीटा होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मतलब cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और यहां पर हमने tan थीटा को एज इट इज लिखा। दिस विल गिव मी h इंटू h इज h स्क्वायर एंड 9 4 जा 36। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हमें मिला 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 36। मतलब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 36 इज इक्वल टू h स्क्वायर, और हम अगर दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा h इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब प्लस माइनस 6 क्यों लेते हैं ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब भी हम अंडर रूट निकालते हैं तो हम प्लस और माइनस दोनों का साइन लेते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस की, हाइट की बात हो रही है तो हाइट कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए हम -6 की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे और यहां से हमारा प्रूव हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 6 मीटर। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आने लगे हैं, और अगर समझ में आ गए हैं तो आप सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से करके देखिए। हम हमारा जो आगे वाले वीडियोस होंगे उसमें हमारी वर्कशीट्स भी सॉल्व कराएंगे, जिसमें इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस होंगे। आगे हायर लेवल के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। एंड बिलीव मी, जब हम किसी भी चैप्टर की वर्कशीट कंप्लीट कर चुके होते हैं तो उस वर्कशीट के बाहर आपके बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। दैट्स अ जेंटलमैन्स प्रॉमिस फ्रॉम वैभव सर टू यू। आगे हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।